ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं एक बार पोल लॉन्च कर रहा हूँ, एक बार देख ले एम आई ऑडिबल एंड विजिबल की नहीं, एम आई क्लियरली ऑडिबल और विजिबल। लेट जस्ट रिस्पॉन्ड मी। ग्रेट, सो मोस्ट ऑफ यू रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली। आवाज मेरी आ रही है क्लियरली? ठीक है, चलो। आज हमारी पहली ऑनलाइन क्लास है, काफी लोग तो ऑनलाइन क्लास कर ही चुके हैं बट स्टिल हम लोग आज क्लास में क्वेश्चंस काफी करेंगे, पोल्स वगैरह करेंगे हम लोग काफी हद तक। ठीक है, चलो। ओके ओके, लेट्स मूव। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जल्दी से एक बार लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसको 5 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े थे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे करेंगे और फिर नए टॉपिक को भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो टुडेज डेट इज 14th of January, 14 जनवरी। और हम लोग आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। बच्चों याद रखो, ये सब चीज मैं लिखवा चुका हूं, तो आपको लिखना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हम शुरुआत के टॉपिक जो है हमसे समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था डिस्प्लेसमेंट पोजीशन कर्व। मैंने बताया था वहां पे कि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन कर्व मैंने बताया था कि ये क्या शो कर रहा है कि ये मान लीजिए आपका सोर्स है और एक आपका लिसनर है एलोंग एक्स एक्सिस, और साउंड क्या हो रहा है, साउंड वेव क्या हो रहा है, मूव कर रहा है फ्रॉम सोर्स टू लिसनर। तो मैंने बताया था कि बीच में कुछ पीक, अपवर्ड पॉइंट पे कुछ पीक्स मिल रहे हैं, उस पीक्स को हम लोग नाम देते हैं हम लोग क्या, क्रेस्ट। इसको नाम देते हैं हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज क्रेस्ट। ठीक है, और कुछ लोअर बॉटम्स हैं, इनको हम नाम देते हैं ट्रफ। ठीक है, इसको नाम देते हैं हम लोग ट्रफ। तो ये भी अगेन क्या है, ये मेरा एक क्रेस्ट है। क्लियर है? और इस क्रेस्ट को अगर आप गौर से देखें तो दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते थे वेवलेंथ। अगर याद होगा तो दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते थे वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ। ठीक है, मैं वेवलेंथ के बारे में अगले स्लाइड में भी थोड़ा और बात करूंगा। ठीक है, हमने एक और बात की थी कि जो क्रेस्ट का जो हाइट होता है, इस हाइट को कहते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। हम लोग इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये बेसिक टर्म्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसलिए लिखना नहीं है, खाली आपको रिकॉल कर लेना है सब कुछ। ठीक है, अगर मैं एक बार और बताऊं तो मैंने ये भी बताया था आपको कि मान लीजिए कि ये आपका क्रेस्ट वाला पोर्शन है और ये आपका ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। अगर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को देखें तो ये वेवलेंथ का हाफ होता है। इस बात को दिमाग में रखेंगे हम लोग। ठीक है, दो क्रेस्ट के बीच का दूरी भले ही वेवलेंथ होता है, पर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का बीच का दूरी क्या होता है, वेवलेंथ का हाफ। अगर इसको और स्प्लिट करते हैं तो इसका ये जो इक्वाटर साइकिल है, इसका वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ बाई 4 होगा। क्लियर है क्या? ये पूरा का पूरा लेंथ का मेजरमेंट होता है। एम्पलीट्यूड वी नो कि एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं हम लोग, इसके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं। ये अभी तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, नॉट टेलिंग एनीथिंग न्यू, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं आप लोगों को। आगे बच्चों, हमने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन का ग्राफ होता है, उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट टाइम का भी ग्राफ होता है। तो इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से भी हमें कुछ पता चलता है। उसमें दो बड़े टर्म्स हैं, एक है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है वेव को। ठीक, तो अगर इसको गौर से देखें तो मान लीजिए वेव अभी यहाँ पे है, यहां से शुरू हो रहा है 0 से, और फिर से वो उसी स्टेट में कहां पे आ रहा है, यहाँ पे। तो यहां से लेके यहां तक के साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो अगर इस लिहाज से देखें तो ये वाला लेंथ कितना होगा, टाइम पीरियड का हाफ होगा क्या, यहां से लेके यहां तक। अगर मैं यहां से लेके यहां तक भी बोलूं तो टाइम पीरियड का क्या होगा, हाफ होगा क्या। क्लियर है? एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक और टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस या वेव्स, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकंड। इसको मैथमेटिकली देखें तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। ये ध्यान से रिपीट करवा रहा हूं बिकॉज इस पे क्वेश्चन भी अभी हम लोग करेंगे तो ये हम लोग काम आएगा। क्लियर है? तो इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखना है, अभी रिकॉल करवा रहा हूं मैं।
अब मैं क्वेश्चन से दे रहा हूं, सब लोग यहां से क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करेंगे। सब लोग पहला काम करो कि क्वेश्चन को लिखो, नोट्स बनते रहना चाहिए, नथिंग कुछ हवा में नहीं होना चाहिए। मैं पोल भी लॉन्च कर रहा हूं, रिस्पॉन्ड ऑन पोल। इट्स फाइन, ठीक है। अभी तक जल्दबाजी कर रहे हो आप लोग। 7 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, 10 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, out of which only 4 people have responded correctly. 6 out of 13, 7 out of 14. Khushi, it's fine. Aryan, it's fine. Tanisha, it's good. Sameer, it's mistake. अभी मैंने इसका हिंट थोड़ी देर पहले ही दिया है इसका, आप मिस कर गए उस हिंट को। अभी मैंने तुरंत आपको ये हिंट दिया था, इसको कैसे सॉल्व करना है, आप उस हिंट को जल्दबाजी में मिस कर गए। लास्ट 20 सेकेंड्स बच्चों। अभी तक 23 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है 31 लोगों में से। 25। मैं पोल को क्लोज कर रहा हूं और पोल का एक बार रिजल्ट शो कर रहा हूं आप लोगों को। समीर ठीक है, बिल्कुल सही, करेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं रिजल्ट शो कर रहा हूं। 14 लोगों ने डी का है, 7 ने सी का है और 4 ने बी का है। लेट्स सी, देखते हैं किसका गलत है और किसका सही है। मैंने बोला डिस्टेंस लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस बिटवीन अ कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज एक्स। ये तो हम जानते हैं ना कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच की दूरी क्या होती है, वेवलेंथ का हाफ का वैल्यू क्या दिया है, एक्स। तो क्या वेवलेंथ का वैल्यू 2x नहीं हो जाएगा बच्चों? एक लगातार क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी है x, मतलब वो हाफ ऑफ वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x। तो करेक्ट वुड बी व्हाट, टी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बच्चों, क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। पीयूष, क्लियर है क्या? पीयूष इज नॉट, सॉरी। श्रेया क्लियर है, समीर क्लियर है। आर्यन राज ने कहा रिपीट कीजिए। आर्यन, मैंने कहा, समझो बात को, हमने कहा आर्यन कि मान लीजिए एक क्रेस्ट और 2 क्रेस्ट के बीच की दूरी का लेंथ कितना होता है, वेवलेंथ होता है। ठीक, क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है। हर 2 क्रेस्ट के बीच में एक ट्रफ होगा, तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच की दूरी का कितना होगा, हाफ ऑफ वेवलेंथ होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी जो है वो x के बराबर है। तो क्या वेवलेंथ इक्वल्स टू 2x नहीं हो जाएगा? आर्यन राज समझ में आया क्या? आर्यन राज समझ में आया? लेट्स गेट टू वन मोर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें। मैं बस बेसिक्स को ही स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूं अभी, जो लास्ट क्लास में भी पढ़ा चुका हूं। प्राची, इट्स फाइन, ठीक है, वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड। एक्सेलेंट। 11 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, 12 ने रिस्पॉन्ड किया, 11 का सही है, सिर्फ 2 गलत रिस्पॉन्स आए हैं अभी तक। 12 आउट ऑफ 14। सबका सही है। आर्यन, साकेत, श्रेयस, एवरीवन करेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन में आपको साफ साफ दे रहा है कि 0.8 सेकेंड्स में 24 साइकिल, यानी 24 ऑक्सीलेशंस, है ना। 21 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, इसमें 16 लोगों का रिस्पॉन्स सही है, अभी भी 10 लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। प्रज्वल, रिस्पॉन्ड करो, पुट इन चैट एज वेल। पूर्वा सही है। रजनीश हुआ?
तो एक सेकेंड में एक 0.8 में 24 होगा तो एक सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन होगा? 24 बाई 0.8 इंटू क्या हो जाएगा? 10, 8 3 या 24, तो कितना हो गया? 30। यानी एक सेकेंड में 30 ऑक्सीलेशन। इसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी होता क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड। तो क्या फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 30 हर्ट्ज नहीं हो जाएगा क्या? बोलिए बच्चों, क्या फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 30 हर्ट्ज नहीं हो जाएगा? 19 लोगों का रिस्पांस सही आया था, 5 से 6 लोगों का रिस्पांस नहीं आया। सबको समझ में आ जाना चाहिए अब तो कि फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस इन 1 सेकेंड। तो 0.8 में 24 है तो एक में कितना ऑक्सीलेशन हम निकाल सकते हैं, वही होगा क्या? फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल, अगेन इजी वन। ठीक से पढ़ो क्वेश्चन को, जल्दबाजी मत करो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है प्राची। प्राची, समीर वेरी गुड। तनीषा बिल्कुल सही है। श्रेयस बिल्कुल सही है। 20 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया अभी तक, 22 लोगों ने, इसमें 12 लोगों का सही है, 10 का गलत है। अपूर्वा करेक्ट करें, दोबारा ट्राई करें। कुलसुम बिल्कुल सही है, अक्षर बिल्कुल सही है, सुशांत बिल्कुल सही है। साकेत बिल्कुल सही है, नखट बिल्कुल सही है। मैं अगर आपके जगह रहता और मुझे कोई कहता कि हाफ ऑफ वेवलेंथ का होगा, तो मैं बोलूंगा हाफ वेवलेंथ का मतलब होता है हाफ साइकिल। रजनीश आपका आंसर क्या था? मुझे चेक करना पड़ेगा। रजनीश, रजनीश ठीक था? नहीं समीर, देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, समीर बिल्कुल सही है। तो मैं अगर बोलूंगा कि एक साइकिल का लेंथ क्या होता है? वेवलेंथ। यानी ए से लेके ई तक जाएंगे तो पूरा का पूरा क्या होगा? वेवलेंथ होगा। अगर मेरे को कोई बोले हाफ लेंथ, हाफ ऑफ वेवलेंथ, तो मैं एक तो कह सकता हूं ए से लेके सी तक। ए से लेके सी तक क्या है? हाफ वेवलेंथ है। फिर क्या हो सकता है? बी से लेके डी तक भी हाफ वेवलेंथ है। और सी से लेके ई तक भी क्या है? हाफ वेवलेंथ है। इज इट क्लियर? तो अपने पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? बीडी दिया हुआ है क्या? अपूर्वा बिल्कुल सही है। क्या अपने पास बीडी दिया हुआ है? तो बीडी भी क्या है? हाफ ऑफ वेवलेंथ है। बोलिए बच्चों, क्लियर है क्या? सबको होपफुली समझ में आ गया होगा, बट स्टिल 50% ऑफ यू हैव रिस्पॉन्डेड इनकरेक्टली इन दिस क्वेश्चन। यू हैव टू चेक। ग्राफ वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। यू हैव टू बी कॉशियस कि बने अब से। लेट्स गो अहेड नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने बेसिक्स को खत्म कर लिया। अब स्पीड ऑफ साउंड वेव, ये भी टॉपिक पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करवा चुका हूं। आज और क्वेश्चन करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव की। ठीक, स्पीड ऑफ साउंड वेव की बात करने वाले हैं। तो हमने आपको बहुत क्लियर कट फॉर्मूला बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, इट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेलोसिटी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी इनटू क्या होता है? वेवलेंथ होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप पढ़ चुके हो क्या होता है, हर्ट यूनिट इसका होता है हर्ट्ज। वेवलेंथ आप जान चुके हो क्या होता है, वो होता है मीटर। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ऑफ द वेव। क्लियर है? हमने आपको यहाँ पे और बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो सॉलिड में ज्यादा होता है, वो लिक्विड में भी ज्यादा, उससे कम होता है लिक्विड में, और गैस के थ्रू तो सबसे कम होता है। यानी सबसे ज्यादा स्पीड कहीं होगा वो सॉलिड के थ्रू होगा, देन लिक्विड के थ्रू होगा, और देन गैस के थ्रू होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यही होता है स्पीड का वेरिएशन विद द मीडियम। क्लियर है? इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, लिखना नहीं है, इस थ्योरी को पढ़ा हुआ है। अब इस पे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये हमारा पहला सवाल है।
ट्राई करें सब लोग, ट्राई दिस। ट्राई दिस क्वेश्चन। रिस्पॉन्ड करो पोल में भी। अभी तक पोल में 3 रिस्पॉन्स आए हैं। करेक्ट करें एक बार। पूर्वा हैंड रेस किया है, बोलिए, अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अपूर्वा हैंड रेस किया, डाउट है पूछ सकते हो। आप अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा? अपूर्वा अनम्यूट कर सकते हो। आई डोंट नो। चलो क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है क्या? अभी तक हमारे पास 18 रिस्पॉन्सेज आए हैं, जिसमें से 11 का रिस्पॉन्स सही है और 10 का गलत है। दैट्स नॉट अ गुड रेशियो टू हैव। 23 people have responded, out of which 15 have replied correctly. टाइम लो, जल्दबाजी मत करो, आंसर आएगा सही। जल्दी कर रहे हो इसलिए गलत भी हो रहा है। Still 7 people have not responded. Last 10 seconds. क्वेश्चन में गिवन डेटा लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और लिखा है क्रेस्ट्स आर 5 मीटर अपार्ट। इसका मतलब है कि दो क्रेस्ट के बीच की दूरी 5 मीटर है, मतलब वेवलेंथ 5 मीटर है। तो वेवलेंथ और वेलोसिटी आ चुका है, तो क्या फ्रीक्वेंसी नहीं निकल जाएगा वेलोसिटी बाई वेवलेंथ से? क्या हो जाएगा? 5/5 कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड। बोलिए। सॉरी, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1 हर्ट्ज। अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1 बाई फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 1 हर्ट्ज, 1 सेकेंड। इज इट क्लियर? क्या क्या सी होगा क्या? 26 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, जिसमें 15 का रिस्पॉन्स बिल्कुल सही था। दैट्स ग्रेट। लेट्स सॉल्व वन मोर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगला करते हैं, नॉट न्यूमेरिकल्स। सबका आंसर चैट में चाहिए। बिल्कुल इजी था साकिब, समझ गए हो? ये टॉपिक में कोई दम नहीं है। आपको इको रिवर्बरेशन में थोड़ा मेहनत करने को मिल सकता है। पोल क्यों लॉन्च किया है? पोल तो है ही नहीं। साकिब बोलो, साकिब। नो सर, पूछने के लिए कि सर इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा था इसलिए। तो ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, ऑप्शन नहीं, गलती से मैंने कर दिया था। आर्यन का फर्स्ट आंसर आ चुका है। आर्यन ने आंसर दिया 0.6640। एक आंसर आया है 0.6640। एक आंसर आया है 0.67। मुझे लगता है ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, वही तनिषा ने भी वही आंसर आया। आर्यन राज का आंसर आया है 170/260। ये तो आलस वाला काम मुझे दिख रहा है। वैसे ये करीब दिख रहा है, बट लग रहा है कि आलस वाला काम है, बिकॉज सॉल्व कर लेना चाहिए पूरा। हाँ तनिषा, अप्रॉक्स है। कुलसुम का भी ऑलमोस्ट अप्रॉक्स है। ट्रम्केश्वर बिल्कुल एग्जैक्ट है। क्वेश्चन एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है।
क्वेश्चन में क्या ही दम है, क्वेश्चन में तो आपको वेलोसिटी दे रखा है, कितना दे रखा है, 340 मीटर पर सेकेंड, और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है 512 हर्ट्ज। अगर कोई पूछे कि वेवलेंथ कितना होगा, तो वेवलेंथ कितना होगा, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, which is equal to 340 by 512, कितना आ रहा है, 170 बाई 256, और करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 बाई 128। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये ऑलमोस्ट आ रहा है 0.6640। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यही आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा मेरा, मीटर। तो अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 66.406 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? वन लास्ट क्वेश्चन बच्चों, स्पीड पे, स्पीड पे एक लास्ट सवाल देखते हैं सबसे बनता है कि नहीं, तब जाके नए टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। वन लास्ट क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एवरीवन मस्ट ट्राई। They have got many answers. रजनीश ठीक है, पहले एक एक करके ना, वन पार्ट बाई पार्ट का आंसर दो। बिल्कुल सही है समीर, आपने शायद मीटर में लिखा है वेवलेंथ। श्रेयस ठीक है, अक्षर बिल्कुल सही है, कुलसुम बिल्कुल सही है, प्राची, आर्यन राज बिल्कुल सही है। तो एक काम करते हैं, मैं भी पहला सॉल्व कर लेता हूं, फिर दूसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा है कि 10, पहला बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड अ ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच की दूरी को ही कहते हैं क्या, लैम्डा बाई 2। अभी किया था हमने, तो क्या लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया, क्या इतना ही किया था क्या? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ की दूरी तो वेवलेंथ बाई 2 होती है, तो वेवलेंथ का वैल्यू कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। अब अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है कि 10 रिपल्स यानी 10 ऑक्सीलेशंस, 10 ऑक्सीलेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना है, 10 हर्ट्ज है। दूसरा भी गया, पहला वेवलेंथ हो गया, दूसरे लाइन से उसका फ्रीक्वेंसी चला गया। अब तीसरा पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ वेव, दैट इज तो वेरी इजी, फ्रीक्वेंसी इनटू व्हाट, 10 इंटू व्हाट, 0.2, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। नहीं रजनीश, गड़बड़ हो गया, आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड होना चाहिए था आपका आंसर, क्योंकि आपने वेवलेंथ को सेंटीमीटर में ले लिया है। खुशी, आपका सी में 2.4 कैसे आ गया? 2.4 तो आ ही नहीं सकता है, 2.0 ही आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ग्रेट, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
तो लास्ट क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव पढ़े थे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों, जब हम साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक ऐसे देखते हैं कि हम अपने ईयर्स से कैसे परसीव करते हैं साउंड को, हम अपने कानों से साउंड को कैसे समझते हैं, उसके हिसाब से हम लोग साउंड को कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखें तो साउंड के तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। पहला होता है लाउडनेस, दूसरा होता है पिच, और तीसरा होता है टिम्बर या क्वालिटी। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं लाउडनेस का। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। मैं आपके कान पे आके एक धीरे से बोलूं और एक बहुत जोर से बोलूं, दोनों केस में आपके कान को एक डिफरेंस महसूस होगा। वो डिफरेंस क्या होगा? वो डिफरेंस महसूस होगा कान में साउंड की इंटेंसिटी कहा जाता है, कहाँ एनर्जी। जो ज्यादा जोर से बोलूंगा तो मैं ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी लगाऊंगा, जो धीरे से बोलेगा वो कम एनर्जी लगाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि लाउडनेस बेसिकली मेजर करता है कि कितना ज्यादा एनर्जी हमारे कानों में आ रहा है। इट इज बेसिक सेंसेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर लाउडनेस के डेफिनेशन को समझने की करें तो लाउडनेस कैन बी डिफाइंड एज सेंसेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स बाय ह्यूमन ईयर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इंटेंसिटी। ठीक है, लाउडनेस बेसिकली क्या करता है, हमारे कान का ऑब्जर्वेशन है कि हम इंटेंसिटी को कैसे परसीव करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को कैसे महसूस करते हैं। तो लाउडनेस कैन बी डिफाइंड एज सेंसेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स बाय ह्यूमन ईयर्स। ठीक है, आते हैं हम आते हैं समीर आपके सवाल पे आते हैं। तो अब यहीं पे मैंने एक शब्द यूज किया है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है कि साउंड कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो बेसिकली इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी को कहते हैं। तो मैं एक शुरू से कहानी पूरी समझाता हूं। मैंने क्या किया कि टेबल को हिट किया और टेबल को जोर से हिट किया, टेबल को जोर से हिट किया। दोनों में फर्क क्या हुआ? पहले वाले में कम एनर्जी लगाया तो साउंड भी कम एनर्जी का प्रोड्यूस हुआ, तो इंटेंसिटी भी कम था और हमारे कानों में जो परसीव हुआ तो उसका लाउडनेस भी कम था। लेकिन अगर हमने जोर से हिट किया, जोर से हमने हिट किया, तो हमने एनर्जी भी ज्यादा लगाया, साउंड प्रोड्यूस भी ज्यादा एनर्जी का हुआ, वेव के पास ज्यादा एनर्जी थी और इंटेंसिटी ज्यादा थी और हमारे कानों में भी वो लाउडर आया। यानी ये लाउडनेस सिंपल जो है वो मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। क्लियर है क्या? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब ठीक है, अब साकेत ने पूछा सर एनर्जी मोर देन वर्क इंटेंसिटी मोर, एनर्जी मोर। साकेत ने बोला सर एनर्जी मोर होगा, मतलब मैंने एनर्जी ज्यादा लगाया, ठीक है, मैंने वर्क ज्यादा लगाया तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, एनर्जी ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगा। तो इस लाउडनेस को मेजर कैसे परसीव करते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों, लाउडनेस को कंपेयर करना है तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन, लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड depends on amplitude of sound wave। ये जो लाउडनेस है ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव पे। जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा साउंड उतना ही ज्यादा लाउड होगा, एम्पलीट्यूड जितना कम होगा साउंड उतना ही क्या होगा, सॉफ्ट होगा। क्लियर है? तो सारा खेल किसका है, एम्पलीट्यूड का है। तो मैं फाइनली आ रहा हूं शुरू से, मैं शुरू से कहानी बता रहा हूं। मैंने कहा कि मैंने ज्यादा एनर्जी लगाया, मैंने ज्यादा एनर्जी लगाया, हायर द एनर्जी, हायर द एनर्जी, हमने ज्यादा एनर्जी लगाया तो साउंड भी ज्यादा एम्पलीट्यूड का प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, हायर द एनर्जी, हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड प्रोड्यूस, हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड प्रोड्यूस, हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, अब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होगा, हायर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव।
एंड ज्यादा इंटेंसिटी होगा तो लाउडनेस भी ज्यादा होगा. हायर द लाउडनेस. एक सवाल पूछा है समीर ने कि सर, एक बार रौनक ने कि सर एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर दीजिए. मान लो कि कोई पार्टिकल जो है वो ऑक्सीलेट कर रहा है. तो जब पार्टिकल ऑक्सीलेट करता है तो वो मीन से एक्सट्रीम पे जाता है, एक्सट्रीम से फिर मीन पे आता है, मीन से फिर एक्सट्रीम पे जाता है, फिर मीन पे आता है. तो एम्पलीट्यूड बेसिकली बताता है कि जब मीन से वो एक्सट्रीम पे जा रहा है तो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो जा रहा है. इसी मैक्सिमम डिस्टेंस को कहते हैं एम्पलीट्यूड. ठीक है, एग्जांपल लो, मान लो ये ऑक्सीलेट कर रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड ऐसे है. अगर मान लो ये ऑक्सीलेट कर रहा है, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है. समीर ने एक सवाल पूछा है, कैन वी से लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ साउंड. बिल्कुल कह सकते हैं समीर. लाउडनेस किसी भी साउंड का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी ऑफ साउंड के. जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, उतना ही ज्यादा हमारा इंटेंसिटी होगा और उतना ही ज्यादा हमारा साउंड का लाउडनेस होगा. इज इट क्लियर? और इसको एग्जांपल देखना है तो धीरे से चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, फर्क पता चल जाएगा. आप ज्यादा एनर्जी लगाओगे साउंड आपका ज्यादा लाउड होगा, आप धीरे एनर्जी लगाओगे आपका साउंड क्या होगा, कम लाउड होगा. क्लियर है क्या? दैट्स कॉल्ड लाउडनेस. ठीक है, आई होप सब लोग लिख लोगे जल्दी से. टेक 1 or 2 minutes एंड देन नोट डाउन. जल्दी से नोट कर लें, फिर मैं इसका ग्राफ बताऊंगा. मैं इसको ग्राफिकल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा. साउंड वेव की जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी होगा, उतना ही ज्यादा लाउडनेस होगा. लिख लेना तो से यस रिटन. पुट इन चैट, लिख लिया. वेरी गुड. सुशांत has written, आर्यन has written, आर्यन कुमार has written. टेक 30 seconds बच्चों. एग्जाम में आता है लाउडनेस इंटेंसिटी का डेफिनेशन आता है, लाउडनेस इंटेंसिटी का डिफरेंस आता है. तो याद रखना इंटेंसिटी सोर्स का प्रोडक्शन होता है, लाउडनेस हमारे ईयर्स कैसे परसीव करते हैं उसको मेजर करता है. दोनों में फर्क है. यो बच्चों आपने लिख लिया होगा. अब एक काम करते हैं, हम लोग सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड के बीच का कंपैरिजन देखते हैं. बच्चों गौर से देखो, क्या ये स्लाइड में मैं दो साउंड आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? क्या दोनों साउंड में जो सबसे बड़ा फर्क दिख रहा है वो क्या इनके एम्पलीट्यूड का दिख रहा है? क्या क्या लग रहा है कि एक का एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, A1, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा. तो क्या आप ऐसा कह सकते हो क्या कि एम्पलीट्यूड ऑफ 2 इज हायर देन एम्पलीट्यूड ऑफ 1? दो का एम्पलीट्यूड 1 से ज्यादा है. अगर दो का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो क्या ये साउंड लाउडर नहीं होगा क्या? और क्या ये साउंड सॉफ्टर नहीं होगा क्या? बोलिए बच्चों, इज दिस क्लियर? जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा वो साउंड ज्यादा लाउड होगा, जिसका एम्पलीट्यूड कम वो क्या होगा, सॉफ्टर होगा. यही लॉजिक है, सीधा सीधा. ग्राफ एग्जाम में आता है, ग्राफ बना के दिखाओ, डायग्राम ड्रॉ करके देखो. जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा वो लाउड, जिसका एम्पलीट्यूड कम वो सॉफ्ट. ग्राफ को ठीक से बनाएं जल्दी से और कंपेयर करके देखें कि एक में एम्पलीट्यूड ज्यादा है, दूसरे में एम्पलीट्यूड कम है. सबने लिख लिया है?
ठीक है साकेत, जो डाउट है वर्क एनर्जी का क्लास के लास्ट में पूछ लेना, आई विल बी देयर, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, नो वरीज, मुझे बस व्हाट्सएप भेज देना मुझे। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। ये लाउड और सॉफ्ट, याद रखना एक बात और मैं बताना भूल गया, दिमाग में रखिए कि हमारा जो साउंड का लाउडनेस को मेजर करने के लिए या साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के स्केल यूज करते हैं जो कहते हैं डेसिबल स्केल। डेसिबल स्केल, डेसिबल स्केल याद रखिएगा बच्चों। ये डेसिबल स्केल जो होता है बेसिकली इट इज अ स्केल टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, इट मेजर्स it measures intensity of sound, intensity of sound। क्लियर है? याद रखना कि साउंड above 80 डेसिबल is not safe। याद रखिएगा कि साउंड अगर 80 डेसिबल से ऊपर है तो ये सेफ नहीं होता है। कभी देखते नहीं हो नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन क्यों दिक्कत करता है? जब साउंड आपका टोटल ओवरऑल साउंड आपका 80 डेसिबल से ऊपर, इसको हम लोग 80 डेसिबल को हम लोग 80 डीबी भी लिख सकते हैं। 80 डीबी, 80 डेसिबल से ऊपर होगा तो वो सेफ नहीं रहेगा हमारे नॉर्मल हियरिंग के लिए। इट कैन डिस्ट्रॉय आवर ईयर्स, हमारे आंख कानों को खराब कर सकता है ये। क्लियर है? तो लाउडनेस को मेजर करने के लिए डेसिबल स्केल का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आर्यन राज ने पूछा था कैलकुलेट इनटू फ्रीक्वेंसी, समझा नहीं मैं। ठीक है, आई होप सबने लिख लिया होगा, जल्दी से डेसिबल स्केल लिखे, तब हम पिच की बात करेंगे। ठीक है, लाउडनेस याद रखिएगा बच्चों, डेसिबल स्केल सिर्फ लाउडनेस को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। मान लो कोई मैंने साउंड बोला कि 40 डेसिबल है, कोई बोला 60 डेसिबल है, कौन ज्यादा लाउड है? तो 60 डेसिबल वाला ज्यादा लाउड है, 40 डेसिबल वाला क्या होगा? सॉफ्ट होगा। क्लियर है? तो अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के दूसरे पार्ट में, जिसका नाम था पिच। पिच के बारे में बात करते हैं हम लोग। पिच क्या होता है? तो बच्चों जिस तरीके से लाउडनेस क्या होता है कि लाउडनेस बेसिकली मेजर करता है कि साउंड का इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी कितना है, उसी तरीके से पिच जो है वो मेजर करता है कि साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या है। जो साउंड की एनर्जी आपके कानों में आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसी को कहते हैं मेजरमेंट को कहते हैं पिच। तो पिच का एक बार डेफिनेशन लिखा देखा जाए कि पिच कैन बी डिफाइंड एज द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स बाय ह्यूमन ईयर्स। हमारे ह्यूमन ईयर्स जो होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी को जिस तरीके से सेंस करते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? पिच। क्लियर है? अब जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द पिच, हायर द पिच। लिख लीजिए, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द पिच। सब लोग लिखें इसको, हायर द फ्रीक्वेंसी, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पिच होगा। याद रखिएगा बच्चों, पिच कोई डैमेज नहीं करता है। पिच का बड़ा सिंपल सा है कि एक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं और उसके अलावा नहीं सुन सकते, लेकिन लाउडनेस कैन डैमेज आवर ईयर्स। लाउडनेस में 80 डेसिबल से ऊपर साउंड जाता है तो दैट इज अ बिट रिस्की। लेकिन पिच अगर 20 हर्ट्ज से कम हुआ तो नहीं सुनाई देगा, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो भी सुनाई नहीं देगा। तो पिच इज कंप्लीटली नॉट हार्मफुल। हायर द पिच, हायर द फ्रीक्वेंसी, इसका एक बढ़िया एग्जांपल है गर्ल्स वॉइस एंड बॉयज वॉइस। ठीक है, याद रखिएगा कि गर्ल्स वॉइस के की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाई होती है। गर्ल्स वॉइस फ्रीक्वेंसी is higher
is higher than boy's voice. ठीक है, इसीलिए गर्ल का जो वॉइस होता है, ज्यादा पिच, ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा पिच होता है, इसीलिए आवाज क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, और हमारी आवाज क्या होती है, फ्लैट होती है, श्रिल और फ्लैट। बिल्कुल। ठीक है, हम आते हैं पूर्वा, पहले उस पे आते हैं। पहले मैं जो गर्ल्स वॉइस के पिच के बारे में बता दूं, तो गर्ल्स वॉइस का जो पिच होता है वो लगभग 120 से लेकर के 180 हर्ट्ज के बीच में होता है। याद रखिएगा, गर्ल्स वॉइस का जो पिच है वो 120 से लेके 180 हर्ट्ज में, और बॉयज वॉइस का जो पिच होता है वो बेसिकली होता है 60 से लेके 90 हर्ट्ज के बीच में। क्लियर है? 60 से 90 ये रेंज दिया हुआ है, कई बुक्स में डिफरेंट रेंज मिल जाता है। ठीक है, अब रजनीश बोल रहा है कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। रजनीश, कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। दो तरह के पिच हो सकते हैं। एक श्रिल साउंड, याद रखिएगा कि साउंड विद लोअर पिच, साउंड विद लोअर पिच, साउंड विद लोअर पिच are shrill, but sound is flat for higher pitch. Is it clear? यानी साउंड, अगर मेरे साउंड का फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच कम होगा, और पिच कम होगा तो मेरा साउंड जो होगा वो क्या होगा, सॉरी मेरी गलती, माय मिस्टेक, मेरी गलती, साउंड विद, मेरी गलती है, माय मिस्टेक। देख लो ध्यान से एक बार, उल्टा लिख दिया मैंने। साउंड विद हायर पिच, जिसका पिच ज्यादा होगा वो साउंड क्या होगा, स्ट्रिल होगा। बट साउंड जिसका पिच कम होगा वो क्या होगा, फ्लैटर होगा। ठीक है, गर्ल्स वॉइस जो होता है वो स्ट्रिल होता है, और बॉयज वॉइस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है फ्लैट होता है। इज दिस क्लियर? किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने बोला कि जनरली पिच फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। अब फ्रीक्वेंसी का लिमिट हमको पता है कि ऑडिबल रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज में सुन सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा साउंड का तो हमारे ईयर सेंस भी ज्यादा पिच करेंगे उसका, तो पिच क्या होगा, हाई होगा। फ्रीक्वेंसी अगर कम होगा तो पिच भी क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, अब एक सवाल पूछा है कि सर इज हाई पिच अनप्लेजेंट? बिल्कुल नहीं समीर, हाई पिच इज बेटर, हाई पिच इज बेटर टू लिसन। ठीक है, पिच हाई होगा तो साउंड क्या होगा, स्ट्रिल होगा। बहुत ज्यादा हाई होगा तो ज्यादा स्ट्रिल होगा, विच इज नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, पिच अगर लो होगा तो साउंड क्या होगा, फ्लैट होगा। अब ये तो कहने की बात है कि लोअर पिच इज अनप्लेजेंट, हायर पिच इज अनप्लेजेंट। एवरी पिच जो रेंज गर्ल्स और बॉयज के रेंज के बाहर है वो सब प्लेजेंट है। लेकिन अब वही 140-50 हर्ट्ज कहीं से प्रोड्यूस करोगे, दैट माइट नॉट, 250-260 तो अनप्लेजेंट होगा। या आप 20 और 10 हर्ट्ज प्रोड्यूस करोगे तो वो भी क्या होगा, अनप्लेजेंट होगा। ठीक है, तो एक सवाल पूछा, एक अक्षर आप गलती कर रहे हो, पिच को फ्रीक्वेंसी कह रहे हो। ठीक है, पिच फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का तरीका है, पिच को सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी नहीं कह सकते हैं। तो आपने कहा कि सर अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको सुन नहीं सकते, और 20 हर्ट्ज, अच्छा क्यों नहीं सुन सकते? देखो, हमारे ईयर्स जो है ना वो एक तरीके से बने गए, एक मैकेनिज्म से बने हुए हैं। हमारे ईयर्स जो होते हैं ना 20 हर्ट्ज से कम के साउंड को एम्पलीफाई नहीं कर पाते अपने ईयर्स को। ह्यूमन ईयर आगे जाके पढ़ाऊंगा, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ईयर, बात समझ में आएगा।
और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा भी उसको सेंस नहीं कर सकते हमारे ह्यूमन ईयर, हमारा 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 पूरा ईयर्स का फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट ऑडिबल रेंज होता है। हमारे लिए ऑडिबल रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। जरूरी नहीं है कि सबका यही रेंज हो। क्या सबको क्लियर है? ज्यादा पिच ज्यादा फ्रीक्वेंसी, कम पिच कम फ्रीक्वेंसी। ज्यादा पिच होगा तो आवाज श्रिल होगा, कम पिच होगा तो आवाज फ्लैट होगा। हमारा आवाज जेली, मेरा आवाज क्या है? फ्लैट है। मेरे साउंड की फ्रीक्वेंसी लगभग जो होगी वो 60-70 हर्ट्ज के बीच में होगी। ठीक है, अब कंपैरिजन देखते हैं हम लोग, श्रिल और फ्लैट पिच को देखते हैं। मुझे बच्चों ये फिगर देख के बताओ कि कौन से वाले वेव में फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रहा है, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? नहीं आ रहे। नीदर वी कैन प्रोड्यूस नॉर वी कैन लिसन। मुझे आप देख के बताओ किसमें पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, किसमें फ्रीक्वेंसी कम है। मुझे इतना बताओ खाली। लोअर वाले में नहीं लग रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस कम है उतने टाइम में, तो फ्रीक्वेंसी क्या लग रहा है? लो लग रहा है। और नीचे वाले में फ्रीक्वेंसी क्या लग रहा है? हाई। फिर ऊपर वाले में फ्रीक्वेंसी लो है और नीचे वाले में फ्रीक्वेंसी हाई है। पहली चीज, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो, फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी हाई होगा, पिच भी क्या होगा? हाई। इसका पिच भी क्या होगा? लो होगा। क्लियर है? अगर पिच हाई है तो साउंड क्या होगा? श्रिल होगा। और पिच लो है तो ये क्या होगा? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये पूरी कहानी सबको क्लियर है? यानी साउंड के दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। साउंड का एक लाउडनेस और दूसरा क्या है? पिच। मतलब कोई आदमी आवाज बोल रहा होगा तो दो चीजें उसकी इंपॉर्टेंट होंगी। एक होगा उसका पिच, किस फ्रीक्वेंसी से बोल रहा है, मैन है कि गर्ल है। और दूसरा उसका लाउडनेस, क्या तेज बोल रहा है कि धीरे बोल रहा है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन ठीक है, जल्दी इसको लिख लो, उसके बाद लास्ट विल टेक हार्डली 4 to 5 seconds। बिल्कुल आर्यन, कल टेस्ट है। शाम में 4 से 6 के बीच में होगा टेस्ट। चलो बच्चों, वन लास्ट टॉपिक। अगर बच्चों दो साउंड को हम कंपेयर कर रहे हैं और दोनों का लाउडनेस और पिच दोनों अगर सेम हो जाए, फिर भी हम दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? उसके लिए हमें जरूरत पड़ता है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी, हर बंदे की, हर इंसान की अपनी साउंड की क्वालिटी होती है, या उसको हम लोग टिम्बर भी कहते हैं। हो सकता है दो लोग का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, दो लोग का लाउडनेस सेम हो जाए, लेकिन फिर भी दोनों साउंड का फर्क आप नोट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस सेम होने के बाद भी वो जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। इसका मकसद ही है कि दो साउंड विद सेम फ्रीक्वेंसी, सेम पिच एंड सेम लाउडनेस को अगर हम क्या कर लें, डिस्टिंग्विश कर लें। फिर the characteristics of sound which distinguishes two sound waves with same pitch and loudness is said to be quality। clear है? सेम पिच हो, सेम लाउडनेस हो, फिर भी डिस्टिंग्विश कर लें, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। अच्छा बच्चों, अनाउंसमेंट कर देता हूं, कल का टेस्ट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और ऑनलाइन होगा ऐप पे। खैर, समीर ने सवाल पूछा है, सर रिपीट करना है। समीर मैं बता देता हूं। समीर गौर से देखिए, मैं बोल रहा हूं कि दो लोग हैं, दो बंदे हैं, एक का लाउडनेस, दोनों का लाउडनेस भी सेम है, दोनों का पिच भी सेम है, दोनों चीज सेम है।
तब जाके अब दोनों साउंड को कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, उसके लिए एक नया टर्म आता है क्वालिटी। ये क्वालिटेटिव टर्म भी है एक तरीके से, क्वालिटी और टिम्बर कहते हैं इसको, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के मदद से हम दो साउंड जिसकी पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, दोनों को भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दिस पिच इज सेड टू बी क्वालिटी और टिम्बर। इज इट क्लियर? क्या इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। होमवर्क मैं चेक कर लूंगा और अगले दिन होमवर्क डिस्कस करूंगा। साकेत, डाउट है आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजो जल्दी से, आई विल रिस्पॉन्ड, मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी बच्चे, क्लास इज ओवर, यू कैन लीव। साकेत, आप क्वेश्चन को मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो एक बार। आर्यन, क्या रिपीट करना है? आर्यन, आर्यन अनम्यूट करो, वो पूछो। आर्यन अनम्यूट कर लो। आर्यन सर एक बार क्वालिटी और टिम्बर्स एक बार सर फिर से रिपीट कर दीजिए ना। मैं बता देता हूँ कि क्वालिटी और टिम्बर क्या होता है। दो, मान लो कि आर्यन आप हो और आपका एक दोस्त है, दोनों ने सोचा कि हम एक ही फ्रीक्वेंसी से बोलेंगे और एक ही क्वालिटी, एक ही हम लाउडनेस से बोलेंगे। कर लिया आपने, दोनों कर लिया, लेकिन फिर भी आप दोनों के बोलने का एक नेचर होगा, वो दोनों की आवाज को अलग अलग नहीं डिस्टिंग्विश कर लेगा क्या? ठीक, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। ये एक सब्जेक्टिव टर्म है, ये कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है। सब्जेक्टिव टर्म है कि दो लोग सेम फ्रीक्वेंसी से बात करें, सेम लाउडनेस से बात करें, फिर भी उनके आवाज में डिफरेंस रहेगा। वो डिफरेंस को कौन बताता है? क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर कहते हैं उसको, ठीक है। यही वो चीज होता है जिससे हम दो साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अच्छा ये आर्यन का आवाज है और ये समीर का आवाज है, ठीक है। चलो, दैट्स इट, ठीक है। ओके बच्चों, लेट्स गो अहेड, लेट्स मूव अहेड आगे। साकेत, आपने मुझे भेज दिया। बाय, हैव अ नाइस डे। let me check। भेजा नहीं है साकेत अभी तक। बाकी लोग जा सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दे रहा हूँ।